हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज करने वाले हैं आपकी रीड पात्रता के अंदर मैथ का जो नया टॉपिक जुड़ा है, वैदिक मैथ। वैदिक मैथ अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे कि वैदिक मैथ है क्या, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वैदिक मैथ कहाँ से पनपी है, इसको वापस किसने खोजा है, कौन से वेदों में इसका जिक्र है, इन सारी चीज़ों की डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और रीड की कंप्लीट मैथ में यहाँ करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो आप मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है रीड मैथमेटिक्स के नाम से, तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्लास को पूरा देखना है। शुरू करते देखो क्लास को। देखो कि वैदिक मैथ, अभी इसके नाम से पता चलता है कि ये कहाँ से आई होगी, वेदों से ली गई है। कहाँ से ली गई है? वेदों से ली गई है। ठीक है, वैदिक मैथ कहाँ से ली गई? वेदों से। इसके नाम से पता चल रहा है। देखो भारत की प्राचीन देन है जो गणना को आसान, तेज और मजेदार बनाती है। जनरली इसका उपयोग जहाँ भी अपन देखते हैं तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वैदिक मैथ का गणनाओं के अंदर यूज किया जाता है। कहाँ पे? गणनाओं के अंदर यूज किया जाता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे जिसमें आप बोला जाता है कि वैदिक मैथ से कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बना देती है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भारतीय ज्ञान की गहराई को दर्शाने वाला विज्ञान है। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? वेदों में मिलता है। अगर बात करें कि कौन से वेद में मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद के अंदर मिलता है इसका जिक्र। ठीक है, तो देखो वैदिक गणित का मूल्य क्या है? मूल क्या है? देखो मूल क्या है ना, कि ओरिजिन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो। तो देखो वैदिक गणित जो है वो भारतीय वेदों से लिया गया गणना का प्राचीन तरीका है, कि पहले के लोग गणना कैसे करा करते थे। ठीक है, तो वहां से अपन ने उठाया इसको। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? विशेष रूप से अथर्ववेद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। कि पहले के लोग, अब जैसे बहुत पुराने टाइम के लोग रहे होंगे, तो क्या वो भी सेम अपने तरह से कैलकुलेशन करते थे? नहीं, उनका एक अलग नियम रहा होगा, अलग पद्धति रही होगी, है ना, कैलकुलेशन करने की। जैसे अपन पेपर पे करते हैं, उनके पास पेपर अवेलेबल नहीं होगा, तो उस हिसाब से डेवलप की गई थी। ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स है ये वैदिक मैथ। अथर्ववेद में इसका जिक्र मिलता है। आपसे पूछ सकता है कि वैदिक मैथ का जिक्र कौन से वेद में मिलता है? कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद के अंदर मिलता है। दो, इसका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो शायद ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा ना, कि आप सोच रहे हो कि वैदिक मैथ से कैलकुलेशन करके बताओ, मान लो कि ये आया। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो आप नॉर्मल मैथ से भी सोल्व करके बता दोगे उसको। ये तो आप उसको नॉर्मल मैथ से भी सोल्व करके बता दोगे कि क्या आएगा। तो क्या वैदिक मैथ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे? नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे कम है। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि वैदिक मैथ है क्या, कहाँ से आया है, किसने इसको ढूंढा, कौन से वेद में इसका जिक्र है, इसके कितने सूत्र हैं, कितने उपसूत्र है, कौन सा सूत्र कहाँ पे उपयोग किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो जनरली कैलकुलेशन की क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आप इस नॉर्मल मैथ से भी कर सकते हो। तो वैदिक मैथ का मतलब क्या हुआ देने का? तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, इसकी गहराई में जाके ना, कि है क्या, किसने ढूंढा, किसने नियम बनाए, कितने नियम बनाए, ये सारे, कौन सा नियम कहाँ पे काम में आता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इसके अंदर। अब वैदिक गणित केवल गणनाओं, कैलकुलेशन के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी था। जैसे कि वास्तुकला हो गया, वहां पे खगोलीय विज्ञान जो थी उसके उपयोग में, यज्ञ करने के अंदर, घर में जो मकान बना उनको बनाने में, भवन जो बनाया करते थे, उन सारे क्षेत्र में वैदिक मैथ की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। आगे देखो, इसे सांस्कृतिक और दार्शनिक से जोड़ा गया है। दार्शनिक ज्ञान, ठीक है, और सांस्कृतिक ज्ञान से जोड़ा गया। प्राचीन काल में लोग खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, जो घर वगैरह नक्शे वगैरह बनाने के, अब घर बनाने में आप बोलोगे कहाँ मैथमेटिक्स, अनुपात में, जैसे लेंथ और ब्रेथ हो गया, इनके किस रेशियो में क्या बनेगा, है ना, कितनी साइज का क्या बनेगा, इसमें वैदिक गणित का प्रयोग किया जाता था। यज्ञ विधि में प्रयोग किया जाता था।
समय के निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता था, टाइम कैलकुलेशन के अंदर। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके अंदर इनका यूज किया जाता था प्राचीन काल में। अभी भी जैसे अपन गणित को देखते हैं तो बहुत सारी जगह पे मैथमेटिक्स हर एक क्षेत्र में उपयोग होता है। आप कोई सी भी चीज उठा लो, बिना मैथमेटिक्स के पॉसिबल ही नहीं है। तो जब अभी पॉसिबल नहीं है तो पहले कैसे पॉसिबल रही होगी? हर एक चीज में इसका उपयोग रहा होगा ना। अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, परिवर्तन जो होता है वो संसार का नियम है। परिवर्तन जो है वो संसार का क्या है, नियम है। तो परिवर्तन होता रहेगा हर चीज में। जैसे मैथ आज अपन पढ़ रहे हैं, आज के 20 साल 25 साल बाद क्या यही सेम तरीके पढ़े जाएंगे? नहीं पढ़े जाएंगे। आप खुद देखो कि आपके एग्जाम में 10 साल पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हर चीज में परिवर्तन होता है। तो ये जो विधि थी वो उस टाइम की विधि है, अभी की नहीं। तो प्राचीन काल में भी गणित तो रहा ही होगा, किसी न किसी चीज में काम आया ही होगा। तो वही है ना। अब देखो कैसे मददगार था वैदिक गणित। अब वैदिक काल में गणनाओं को तेज और सटीक होना जरूरी था, क्योंकि इसका उपयोग बड़े कार्यों में होता था। गणितीय खगोल विज्ञान में, ग्रहों की चाल और समय के निर्धारण के अंदर, कृषि के क्षेत्र, कृषि मापने और बीज वितरण के लिए, यज्ञ में यज्ञ के सही अनुपात और समय के लिए, समय निर्धारण करने के लिए, वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर, भवन निर्माण की योजनाओं में। अब तो अभी तो अपने पास फिर भी मशीन है, बहुत सारी चीजें अपन कैलकुलेटर से यूज कर सकता है, लेकिन उस समय नहीं थी। तो इनका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी था, और तेज होना भी। सही तो ठीक है, सही तो होना ही होना है, लेकिन तेज होना भी। उतना समय थोड़ा ना दे सकता है तेज। अब जैसे जैसे अपने पास संसाधन है ना, तो अपनी कैलकुलेशन अब क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि अपने पास में चीजें हैं कैलकुलेट करने के लिए, उनके पास नहीं थी। तो उनको ऐसे ही तरीके उत्पन्न करने पड़े जिनसे कैलकुलेशन आसान हो सके, जिनसे कैलकुलेशन क्या हो सके, आसान हो सके। वो ऐसे ही तरीके उपयोग में लेंगे ना जिनकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब अपन वही तरीके पढ़ रहे हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आपने देखा वो बहुत सारे वीडियो बने हुए यूट्यूब पे, हजारों वीडियो पड़े होंगे जो वैदिक गणित के नाम से आपको कैलकुलेशन सिखाता है, क्योंकि वो उस टाइम की जरूरत थी। आज के टाइम में बहुत सारे कैलकुलेटर चल रहे हैं, किसी से भी कर लो। तो लोगों की प्रवृत्ति में अब वो गणनाओं की स्पीड नहीं रही, लेकिन पहले थी। अब आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए वो वैदिक मैथ पढ़ाई जाती है, वही तो है सारे ट्रिक्स वगैरह, और क्या है। अब देखो आगे कि वैदिक गणित की पुनः खोज करता। अब जब वैदिक मैथ वेदों में थी, तो क्या वेदों वाली मैथ वेद जाके पढ़ेंगे? नहीं, कोई गया होगा जिसने ढूंढा होगा वैदिक मैथ की, हाँ देखो कि भाई ये मैथ थी वहां पे, और उसने उठा के ये किताब छाप दी। जो किसने छापी? भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने। भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने क्या किया, वेदों का गहन अध्ययन किया, और वहां पे पाया कि देखो मैथमेटिक्स के कुछ हैं, तो उन्होंने वहां से ढूंढा और बताया लोगों की देखो मैथ वहां पे भी यूज हुआ करते थे। कि 20वीं सदी में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित को दोबारा खोजा। उनका जन्म 1884 में हुआ था, और एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक और वैदिक विद्वान थे। तो गणितज्ञ तो ठीक है कि मैथमेटिशियन को बोलते हैं, वैदिक विद्वान जो वेदों के बारे में जानता है। दार्शनिक क्या होता है? दार्शनिक जैसे कि किसी चीज को ढूंढा होगा और उसमें बिना परिवर्तन के आपको दिखा दे। परिवर्तन कर दिया तो अलग हो जाएगा। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, ढूंढते हैं उसमें परिवर्तन करके बताते हैं आपको। दार्शनिक है जैसा ढूंढा वैसा का वैसा, उसको दार्शनिक बोलते हैं ना। वैदिक गणित की खोज कैसे हुई? वैदिक गणित की खोज कैसे हुई? तो स्वामी जी ने प्राचीन वेदों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि वेदों में 16 गणितीय सूत्र, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने वेदों में कितने सूत्र थे? 16 गणितीय सूत्र थे, और 13 उपसूत्र छिपे हुए। कितने? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि वेदों में कितने गणितीय सूत्र थे? 16। उपसूत्र कितने थे? 13। इन्होंने इन सूत्रों को 1911 से 1918 के बीच में संकलित किया। अब संकलित का मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। इनके बीच में इन्होंने लिखा होगा, उन्होंने एक पुस्तक प्रस्तुत की जिसका नाम था वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स। और इनकी जो पुस्तक थी उनके निधन के बाद में, इनका निधन कब हुआ? 1960 के अंदर हुआ। 1884 में इनका जन्म हुआ था, और 1965 के अंदर बुक प्रकाशित की जाती है, 5 साल के बाद में, 5 वर्ष के बाद।
ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं अपन, स्वामी जी की बात कर रहे हैं, भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो कि वैदिक गणित के 16 सूत्र कौन कौन से हैं। वैदिक गणित में ये गणित की जो समस्याओं को तेजी से हल करने में मददगार थे, और उनमें से हर एक सूत्र एक विशेष प्रकार की समस्या के हल निकालने में उपयोगी होते थे। ठीक है, हर एक जो फॉर्मूला है वो एक अलग प्रकार की, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए किया जाता था। अब देखो वही पढ़ेंगे अपन, है ना, कि कौन कौन से सूत्र थे, फिर इनके उपसूत्र पढ़ेंगे। देखो एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण, अब इसका अर्थ क्या होता है, एकाधिकेन पूर्वेण, मतलब यहां से तो आपको पता चल रहा है पूर्व से, एकाधिकेन, एक अधिक, एक अधिक किससे, पूर्व वाले से। तो देखो पहले से एक अधिक, पहले से एक अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है इसका, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने में, किसी संख्या का वर्गमूल या फिर वर्ग निकालने में, या तो वर्गमूल निकालेंगे या वर्ग निकालेंगे। अब देखो कैसे, जैसे मान लो कि मुझसे कोई पूछेगी 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो मैं डायरेक्ट ऐसे बता सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख दूंगा। अब इसने क्या बोला, एक अधिक पूर्व से, इससे एक अधिक क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20, कितना हो गया, 2025। ये इसका क्या होता है, वर्ग होता है। ये इसका क्या होता है, वर्ग होता है। जैसे वो एग्जांपल लेते हैं अपन कि मान लो कि मुझे 35 का स्क्वायर पूछा, तो मैं 25 लिखूंगा, 5 का है। अब 3 से एक अधिक मतलब 4, तो 3 को 4 से करूंगा तो 12, तो ये किसका हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए या फिर उसका वर्ग रूट, जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट निकालने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला है निखिलम नवम नवतय चरम दशम, निखिलम नवतय चरम दशम। उपयोग इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सभी एक और अंतिम 10 से घटाइए, अंतिम 10 से घटाइए। उपयोग कहाँ होता है, बड़ी संख्याओं को तेजी से गुणा करने में, बड़ी संख्याओं को तेजी से गुणा करने में। अब देखो इसमें कैसे गुणा किया जाता है, जैसे मान लें कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 102 को 103 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब इसमें आधार माना जाता है कि आधार कितना है, 100, तो 100 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा। अब इसको गुणा कैसे करता है, जैसे मुझे 102 इनमें से एक वैल्यू फिक्स रखनी है, ऐसे ले सकते हो आप। जो प्लस लगाऊंगा, अगर बड़ा है तो छोटा है तो माइनस, 100 से है ना, तो ऐसे लूंगा तो भी 105, ऐसे लूंगा तो भी 105, तो 105 आएगा। इधर कितना आएगा, इन दोनों को गुणा कर लूंगा, 6। अब मुझे ये 6 को दो आधार 100 लिया ना, तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में लिखना है 6 को। ये लो कितना हो जाएगा, 10506। ये क्या हो गया, निखिलम सूत्रम से अपन ने क्या किया, गुणा किया। निखिलम सूत्र से क्या किया है, गुणा किया। इसके बाद में उधर त्रिभ्याम, उधर त्रिभ्याम। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको देगा नहीं एग्जाम में, 102 को 1 से 3 से गुणा करो। अगर उसको यही देना होता तो वो तो नॉर्मल वेब से भी आप सोल्व कर लोगे। आपके पास तो एमसीक्यू जाएंगे, उसको थोड़ा ना पता चल रहा है कि आपने वैदिक में से ही किया है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो यही पूछेगा कि निखिलम सूत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बड़ी संख्याओं को तेजी से गुणा करने में। समझ आ रहा है बात आपको मेरी। फिर अगला है उधर त्रिभ्याम, ऊपर से तिरछे, ऊपर और तिरछे से, ऊपर और तिरछे से। ये तो इसका अर्थ है। उपयोग का है किसी भी प्रकार का गुणा। अब देखो इसमें कैसे गुणा किया जाता है कि जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे दे रखा है 25 दे रखा है मान लो, तो मुझे 53 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, जैसे इधर वालों को कर लिया 15, एक एरिया, फिर तिरछा किया जाता है, तिरछे से ना, तिरछा ऐसे कि 5 को 5 से क्या 25, 25 और 2 को 3 से क्या 6, 25 और 6, 25 6 31, 31 और एक कैरी वाला 32, फिर 3 कैरी गया। अब आगे 10 और 3 13, कितना आएगा, कितना आ गया 13 25। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में परायोग, उल्टा करके जोड़े, उल्टा करके जोड़े। कहाँ पे, विभाजन के अंदर प्रयोग किया जाता है। किसके अंदर प्रयोग किया जाता है, विभाजन, डिवाइड करने के लिए, भाग देने के लिए, भाग देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्रायोगम। ठीक है, इसके बाद में शून्यम साम्य समुच्चयम, शून्य साम्य समुच्चयम। देखो नाम इनके यही है, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, ये संस्कृत में लिखे हुए तो नाम इनके यही रहने वाले हैं।
शून्य साम्य समुच्चयम, जहाँ समानता है वहाँ शून्य है, इसका अर्थ ये उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी भी समीकरण को हल करने के अंदर। आपसे पूछेगा शून्य साम्य समुच्चयम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, समीकरण को हल करने के लिए, समीकरण को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे अनुरूपेणम, अनुरूपेणम, अनुरूपेणम समानुपात द्वारा, समानुपात द्वारा उपयोग अनुपात प्रोपोर्शनल को सरल गुणा में, कि अनुपात निकालने में, अनुपात या समानुपात में, समानुपात में या फिर गुणा करने के अंदर क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में संकल्प और विकल्प। संकल्प का मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना, और विकल्प का मतलब होता है घटाना। तो अर्थ होता है जोड़ या घटाना, संख्याओं के जोड़ और घटाव में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जोड़ने या घटाने में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में पूर्वकादेम पूर्वकाभ्याम, पूर्वकादेम पूर्वकाभ्याम, पूर्ति और पूरक द्वारा, पूर्ति और पूरक द्वारा जोड़ या घटाव की जटिल समस्याओं को हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जोड़ या घटाव की जटिल समस्याओं को हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में देखो अगला है अपने पास 9 नंबर पे चालाना कालाना, चालाना कालाना, चालाना और कालाना, अंतर और विभेद द्वारा, अंतर और विभेद के द्वारा उपयोग कहाँ होता है, समीकरण को रेखीय समस्याओं में समाधान, समीकरण या रेखीय समस्याओं के समाधान। रेखीय समस्या क्या होती है, जैसे 2x + 3 = 15, इनके समाधान में, इनको समीकरण भी बोल सकते हो। और रेखीय समस्या, रेखीय समस्या में ध्यान रखना ऊपर पावर नहीं आती, जैसे ये रेखीय समस्या नहीं होगी ना, एक द्विघात समीकरण है तो ये क्या नहीं होगी, एक रेखीय समस्या नहीं होगी। रेखीय समस्या मतलब जिसकी जो डिग्री है वो एक हो, डिग्री क्या हो जाए, एक हो जाए ना। अगला अपने पास यावत तावत, यावत तावत, जितना उतना, संख्याओं के वर्ग निकालने में। अब जैसे अपन को मान लो कि एक संख्या है, जैसे मुझे 98 का स्क्वायर निकालना है, तो अब मैं कंपेयर करूंगा इसको 100 से। अब 100 से ये जितना कम है, 100 से ये जितना कम है उतना कम कर दो। 100 से ये 2 कम है तो इसको 2 और कम कर दो, और 2 का स्क्वायर 4, ये इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे क्या जो निकाला जाता है, इसका वर्ग निकाला जाता है। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कि मुझे मान लो कि 102 का निकालना है। अगर 100 से कितना ज्यादा, 2, 100 से जितना ज्यादा उतना प्लस करो, तो 100 से 2 ज्यादा तो 2 प्लस कर दो, 104, 2 का स्क्वायर 04, 2 डिजिट में लिखूंगा क्योंकि 100 के बाद में 2 जीरो है। ठीक है। तो ऐसा इसमें वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का अपन। इसके बाद में व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि या समष्टि, भाग और समग्र योगात्मक श्रृंखला की समस्याओं में, योगात्मक श्रृंखलाओं की समस्याओं में, जैसे कि मान लो 1 है फिर 2 आया, अब मैंने इसमें 1 प्लस किया, अब मैं जैसे मैं 4 कर देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे 2 किया तो अब आ जाएगा 4, मैं 2 कर दिया मैंने अब यहाँ पे, अब मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। 7 फिर 11 फिर 5 कर देता हूँ 16। तो देखो 3 4 5 ऐसी समस्याओं को हल करने के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, व्यष्टि समष्टि का प्रयोग किया जाता है, व्यष्टि समष्टि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे शेषनायाम नियम त्रणयम, शेषनायाम के नियम चरणमेण, इसका उपयोग किया जाता है अंतिम अंकों द्वारा शेष भाग, अंतिम अंकों द्वारा शेष भाग। उपयोग कहाँ किया जाता है, विभाजन के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है, विभाजन के लिए। अगला है अपने पास सोपानतयम द्वयम, अंतिम और दूसरा अंतिम, कहाँ पे उपयोग किया जाता है, गुणा और विभाजन के लिए। कहाँ पे, गुणा और भाग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है न्यूनन पूर्णम, पिछले से एक कम, पिछले से एक कम, विशेष गुणा और भाग में, विशेष गुणा और भाग में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। न्यून मतलब क्या हो गया, कम होता है, पूर्ण मतलब पहले वाले से, तो पिछले वाले से एक कम,
और अपन एकाधिकेन पढ़ा था, इसमें एक अधिक या न्यूनकम पूर्णम, मतलब पिछले से एक कम। इसके बाद में है देखो गणित समुच्चय। गणित समुच्चय गुणाओं का योग, गुणाओं का योग समीकरण की समस्याओं को हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। समीकरण की समस्याओं को हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में समुच्चय गणित। समुच्चय गणित है, यहाँ गणित है समुच्चय, ध्यान रखना नाम एक जैसे ही है। गणित पहले है यहाँ पे बाद में। गुणा से कुल योग, गुणा से कुल योग समीकरण को हल करने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थे अपने पास वैदिक जो गणित थी, वैदिक जो गणित थी उसके 16 सूत्र, 16 सूत्र। अब पढ़ेंगे अपन 13 उपसूत्र। क्या पढ़ेंगे? 13 उपसूत्र। 16 क्या थे सूत्र थे, अब 13 उपसूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो वैदिक गणित के 13 उपसूत्र होते हैं। वैदिक गणित के 13 उपसूत्र मुख्य सूत्रों का विस्तार के रूप में कार्य करते हैं। जो इनके मेन जो थे, जो फॉर्मूला थे, उनके विस्तार करने के लिए, मतलब अपन को इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सब सूत्राज बोलता है। यह उपसूत्र गणितीय समस्याओं को और भी तेजी से सरलता से हल करने में मदद करते हैं। तेजी से और सरलता से हल करने में काम में आते हैं। कौन कौन से हैं देखो? अनुरूपेणम, अनुरूपेणम समान अनुपात द्वारा, समान अनुपात द्वारा उपयोग कहाँ किया जाता है? अनुपात, समानुपात और विभाजन की समस्याओं में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में शिष्टेषु शेषाणाम, देखो अर्थ क्या है? शेष का शेष, शेष का शेष उपयोग कहाँ पे? शेषफल निकालने के लिए। जैसे आपने 9th क्लास की बुक में पढ़ा हुआ, जैसे ये x² + 3x + 2, अगर मैं इसमें x + 1 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी समस्याओं का हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है आधे माधे नात्रयम नयनम, पहले और अंतिम, दो नाम ऐसे ही, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले और अंतिम एक साथ, पहले और अंतिम एक साथ। और किसका प्रयोग है? गुणा और विभाजन में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? गुणा और विभाजन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में केवल यशु, केवल यशु, केवल से गुणा करें, केवल से क्या करें? गुणा करें। उपयोग क्या है? जटिल संख्याओं को सरल बनाकर हल करने में, जटिल समस्याओं को सरल बनाकर हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे यावदनम, यावदनम जितना कम उतना, वर्ग निकालने के लिए पढ़ा था अभी अपन ने, 98 का स्क्वायर जैसे निकाला था अपन ने। व्यस्ति समष्टि, व्यस्ति और समष्टि, भाग और समग्र, समीकरण और योगात्मक श्रृंखला में, समीकरण और योगात्मक श्रृंखला के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में लोपन स्थानाभ्याम, लोपन मतलब होता है घटाना, लोपन मतलब क्या होता है? घटाना। स्थानाभ्याम मतलब होता है बदलना, जगह बदलना ना। समीकरण को हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? समीकरण को हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अपने पास विलोकनम, विलोकनम अर्थ क्या है? निरीक्षण करना, अर्थ क्या है? निरीक्षण करना। उपयोग समस्याओं को हल करने से पहले निरीक्षण के लिए, समस्याओं को हल करने से पहले उनके निरीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में गणित समुच्चय, गुणा का कुल योग, गुणा का कुल योग समीकरण और गुणा की समस्याओं के अंदर, समीकरण और गुणा की समस्याओं में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अपने पास समुच्चय गणितम, इसका भी कुल योग का गुणा और इस समीकरण को हल करने में, जिसमें अपन लास्ट 2 सूत्र पढ़े थे उन्हें जैसा ही है। एकाधिकन पूर्णम, पहले से एक अधिक वर्गमूल और वर्ग निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रात्रय योग, इसका उपयोग क्या होता है? उल्टा करके जोड़ना, विभाजन की समस्याओं में। इसके बाद में अपने पास शिवपुरम, ये 13 नंबर पे है। शीघ्र, अर्थ क्या होता है? शीघ्र, किसी भी समस्या को जल्दी हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये देख अपने 13 उपसूत्र, 16 सूत्र है, ध्यान रखना, और 13 क्या है? उपसूत्र है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अपन पढ़ेंगे कि वैदिक मैथ के लाभ क्या क्या है।
वैदिक मैथ के लाभ क्या क्या है? तो बेनिफिट ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथ प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति के है और तेज और आसान गणना के लिए किया जाता है। तेज और आसान, यहाँ पे क्या आएगा? तेज और आसान गणना के लिए जानी जाती है, तेजी से करती है और आसान होता है इसको यूज में लेना। इसमें यूज में लेना क्या होता है? कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर देती है। यह आधुनिक मुद्दे में, यह आधुनिक युग में, यहाँ पे युग आएगा, आधुनिक युग में सिर्फ बेहद उपयोगी है। आधुनिक युग में भी क्या है? बहुत उपयोगी है और प्रभावी है। इसके फायदे क्या है? देखो, तेज गणना, पहला सबसे फायदा पहला क्या है कि तेज गणना, फास्टिंग कैलकुलेशन। वैदिक गणित जटिल गणनाओं को बेहद कम समय में हल करने में मदद करता है। पहला फायदा तो क्या है कि जो वैदिक मैथ होती है वो बहुत ही जटिल मैथ जो कैलकुलेशन है उनको बड़ी आसानी से सोल्व करने में मदद करती है। इसके बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा क्या होती है? जो आप एग्जाम दोगे वो प्रतियोगी परीक्षा ही होगी। तो आपकी कैलकुलेशन के अंदर जहाँ मैथ आती है उसकी कैलकुलेशन में उपयोगी है, तो आपकी परीक्षा में उपयोगी, और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे मोटे कैलकुलेशन के अंदर भी ये काम में आती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद कैसे करती है? देखो, बड़ी संख्याओं के गुणा, भाग, वर्गमूल, प्रतिशत निकालने में आसान हो जाता है। प्रतिशत निकालने में क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। मानसिक गणनाओं में इम्प्रूव मेंटल मैथमेटिक स्किल। जो वैदिक मैथ होती है वो क्या करती है? आपकी मानसिक, मैंने कहा था अभी कि जब पहले के लोग होते थे उनके पास पेपर कैलकुलेटर के थोड़े ना थे। सारी सारी चीजें कैसे डेवलप की गई? माइंड में की जा सके, इस तरह से मैथ को डेवलप किया गया था कि आप सारी की सारी कैलकुलेशन को कहाँ कर सको? माइंड में कर सको। उनके पास तो पेपर पेन है नहीं ना, पेपर है नहीं, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे कैलकुलेटर है, सारी चीजें माइंड में करेंगे। तो जो उनके तरीके डेवलप किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे? इस तरह के तरीके होंगे ताकि मेंटल, जो माइंड के अंदर अपन क्या कर सके उनको सोल्व कर सके। उदयपुर, सॉरी, बच्चों और वयस्क दोनों के लिए उपयोगी। बच्चों और वयस्क दोनों के लिए उपयोगी है। गणनाओं का डर खत्म करना, गणनाओं का जो डर है वो खत्म करना। रिड्यूस मैथ फोबिया, जटिल समस्याओं को आसान बनाकर गणित को रोचक और मजेदार बनाता है। गणित की जो समस्याओं को आसान बना देती है, रोचक बनाती है, कुछ अलग है हटके, तो मजेदार हो जाती है ना बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी एक नई चीज है तो उसको सीखने में लिए उत्सुक रहते हैं बच्चे भी। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाता है, उनकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जटिल, सटीकता और सरलता, एक्यूरेसी एंड सिंप्लिसिटी, सटीक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी तो यूज में हो गई कभी नहीं हुई। सटीकता, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए आंसर इसका, और सरल है। वैदिक गणित से गलतियां कम होती है। जटिल गणनाओं को सरल और सटीक तरीके से हल किया जा सकता है। जितने भी जटिल समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर सकता है। अब है समय की बचत, टाइम सेविंग। अब देखो टाइम सेविंग कैसे होगी? अरे भाई, अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अगर फास्ट कैलकुलेशन होगी तो क्या होगा? अपना टाइम कम लगेगा, टाइम बचेगा, तो टाइम की बचत करे, टाइम की बचत करे। तो प्रारंभिक गणितीय विधियों की तुलना में वैदिक गणित तेजी से गणना करने में मदद करता है। व्यापारी, छात्र और पेशेवरों के लिए क्या है? ये फायदेमंद होता है, बड़ी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में कहीं उपयोग हुए को, जो किराए का हिसाब लगाने में, ईएमआई कैलकुलेशन के अंदर, भाई ईएमआई कितने रुपए की किस्त आई है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। छूट निकालना, कोई चीज पर कितने की छूट मिल रही है वो निकाल सकते हैं। बिल जोड़ने में, आदि चीजों में, ये तो आप जानते ही हो भाई कि सारी चीजें यहाँ पे लिख के बताने की जरूरत नहीं होती, वो चीज आप जानते ही हो कि कहाँ कहाँ उपयोग होगी। रोजमर्रा की समस्याओं को तेजी से हल किया जा सकता है। सभी वर्गों के लिए उपयोगी है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि भाई छात्र यूज करेंगे इसको, कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी जिसके थोड़ी बहुत भी मैथ काम में आती है वो इसको यूज में ले सकता है। वैदिक गणित को बच्चे, छात्र, शिक्षक, व्यापारी, शोधकर्ता सारा का सारा काय कर सके, यूज कर सके, सारा का सारा काय कर सके, यूज कर सके, है ना। इसके बाद में देखो, यह विज्ञान, खगोल शास्त्र और इंजीनियरिंग में भी उपयोगी। अब जो मैथ है तो मैथ के विज्ञान, बिना मैथ के तो क्या ही विज्ञान हुई? बिना मैथ के कौन सी विज्ञान होती है? बिना विज्ञान के कौन, बिना मैथ के कौन से विज्ञान? जो लोग क्या कहता है कि विज्ञान जो होता है वो
जो मैथमेटिक्स होती है वो विज्ञान की क्या है, आधारशिला है। क्या है, आधारशिला, प्रारंभिक द्वार है इसका, प्रवेश द्वार ही मैथ होती है विज्ञान की। खगोल शास्त्र के अंदर भी इसको यूज किया, इंजीनियरिंग वाले बच्चे मैथ आएंगे तो यूज करेंगे ही करेंगे वहां पे। तनाव कम करता है, स्ट्रेस कम करता है। अब भाई कोई नहीं समझ गया, मान लो कि गणित आवे नहीं, तो फिर कैलकुलेशन तो माथा बड़ी बात है क्या। अब जब कैलकुलेशन आती नहीं है तो क्या होगा, मानसिक स्ट्रेस पड़ेगा बच्चे का कि मारे तो गुरुजी समझ में ही नहीं आवे, तो फिर क्या करी। तो उसको ये वैदिक मैथ सिखाई जाती है ताकि जल्दी से सोल्व करने लग जाए, तो उसको तनाव कम रहेगा। तेज और सटीक उत्तर देकर परीक्षा जटिल समस्याओं के जुड़े तनाव को कम करता है। ठीक है, आधुनिक तकनीक में योगदान देता है, सपोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कैसे देता है वो, वैदिक गणित के सिद्धांत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस में उपयोगी है। छात्रों के लिए वरदान है ये, छात्रों के लिए क्या है, ब्लेसिंग फॉर द स्टूडेंट्स। ये गणना का समय बचाकर पढ़ाई का बोझ कम करता है, विद्यार्थियों को जटिल प्रश्नों को हल करने में आत्मनिर्भर बनाता है। एक बार सीख गए तो फिर अध्यापक की जरूरत नहीं है। वैदिक गणित के दोष, भाई सब कमियां भी है। लिमिटेशन ऑफ द वैदिक मेथड। अब वो लिमिटेशन क्या क्या होगी भाई, कि एक तो भाई साहब इसके नाम याद रखना ही बड़ी महाभारत है ना। अब याद भी रख लिए तो फिर भाई ये याद रखो कि कौन सा कहाँ पे यूज हो रहा है, ये इसकी क्या लिमिटेशन है। हालांकि वैदिक गणित करना को सरल और तेज बनाता है, लेकिन इसमें कुछ कम सीमाएं हैं, कम खामियां भी है, जिन्हें महत्वपूर्ण है ताकि इसका सही उपयोग किया जा सके। तो देखो, वैदिक गणित का जो मुख्य रूप से अंगणितीय समस्याओं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग तक ही सीमित है। मैंने क्या कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, और क्या करेंगे इससे, इससे में काम आते हैं तो भाई इससे ज्यादा क्या उपयोगी होगी। जटिल गणितीय विषय जैसे कैलकुलेशन, अब जैसे यहाँ पे कलन कलन बोलते हैं, जैसे आपने 12वीं क्लास में वगैरह में पढ़ा होगा ना, कैलकुलस, जैसे समाकलन समाकलन हो गया, इंटीग्रेशन, या फिर अवकलन हो गया, लॉग हो गया, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई। उनका क्या भाई, क्या मैथ केवल अंकगणित है, नहीं, अंकगणित तो भाई साहब शुरुआत है, असली मैथ तो फिर आगे पढ़ी है पूरी पूरी, समाकलन, अवकलन, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। इनमें क्या, तो इनमें इनका यूज नहीं होता। जटिल गणितीय विषय जैसे कलन, बीज गणित, त्रिकोणमिति के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं है। क्या आप एक डायग्राम बनाए बता रहे हो कि एंगल कितना, अवकलन निकाल रहे हो, नहीं, तो फिर ये इसकी लिमिटेशन हो गई। ठीक है, वैदिक सूत्रों का कठिन अनुप्रयोग, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन ऑफ द सूत्राज, भाई इनका प्रयोग करना थोड़ा सा जटिल है, सीखना जटिल है। एक बार सीख गए फिर तो आसान है, लेकिन ऐसा पहले तो है, महाभारत तो है ना। सभी सूत्र हर प्रकार की समस्याओं के लिए लागू नहीं है। कई बार हर समस्या को करने के लिए सही सूत्र का चुनाव करना कठिन हो जाता है। मान लो गुरुजी मार्ग में अब मैं कौन सा यूज करूं, तो आई एक महाभारत एक मान, भाई कौन तरीका तो चलो ठीक है, लेकिन कौन सा तरीका कहाँ लगाना है, कौन सा कहाँ नहीं लगाना है, ये भी क्या है, महाभारत। तो ये भी इसकी लिमिटेशन हो गई। शुद्धता पर विवाद है। वैदिक गणित के स्रोत प्राचीन वेद ग्रंथों से स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। अब लिखा तो कोई तो आपने भी जोड़ा होगा, तो वैदिक गणित के जो स्रोत है वो प्राचीन वेदों के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं है। कुछ गणितज्ञों का मानना है कि वैदिक गणित शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से गलत है, तो इसका आधार पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है। तो देखो, ये थी आज की क्लास अपनी, जिसके अंदर अपन ने वैदिक मैथ देखी। क्या देखी, वैदिक मैथ। ठीक है, इसके बारे में बेसिक चीजें जो जानकारी थी, जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने सारी बता दी है। ठीक है, अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, इससे कुछ एमसीक्यूज ले लेंगे भाई, और क्या करेंगे, क्या ले लेंगे, इसके एमसीक्यूज ले लेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में वैदिक मैथ से। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी थी जानना। आपके सिलेबस में नया टॉपिक जुड़ा है, और मान के चलो कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आप नॉर्मल मैथ से भी कर लोगे, पूछ भी ले तो आप थोड़ा अच्छा ही है, वो पूछ ले तो भाई और भी अच्छी बात है कि आप तो नॉर्मल मैथ से भी कर लोगे। अगर नहीं पूछे, इसके बारे में बेसिक चीज़ें पूछे, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को आपको लाइक करना है, और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी।
अब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना जरूरी है, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता है ना। जो मोटिवेशन नहीं मिलता कि अब आप 50 सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, वीडियो डाल दिए 60-70 से ज़्यादा, तो सब्सक्राइब कर देना भाई, है ना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।